हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है नए राजा और उनके राज्य। इसमें हमें ऑलमोस्ट 22 टॉपिक्स कवर करने हैं, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स। ओके, यहाँ पर आप एक मैप देख सकते हैं। इस मैप में अलग अलग जो है डायनेस्टी का यहाँ पर जिक्र है, जैसे राष्ट्रकूताज है, चोलाज है, चेराज है, पांड्याज है, चाहमनाज, गुर्जर प्रतिहार वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है इस मैप में कि किस तरह से, मतलब इस मैप में ये बताया जा रहा है कि 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के दरमियान कौन कौन से जो है मेजर डायनेस्टीज, मेजर किंगडम्स जो है वजूद में आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं और अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी उसी मैप के बारे में जिक्र है। यहाँ आप देखें कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूताज, पालाज, चोलाज, शाहमनाज, जिनका नाम बाद में चौहान्स भी हो गया। तो इन सब पांचों जो जगह हैं इनको आप लोकेट करें अभी के वक्त में इंडिया में, और भी ये बताएं कि ये किस स्टेट में आता है। ठीक है, एक बहुत इजी टास्क है आपके लिए। चलें, यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी नए डायनेस्टीज का जो वजूद में आना है वो किस तरह से है, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि 7वीं सदी की शुरुआत होते होते बड़े बड़े जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो जमीन के मालिक, और वॉरियर चीफ्स यानी सरदार, जो योद्धा जो सरदार थे, ठीक है, वॉरियर चीफ्स, ये जो है अलग अलग इलाके में सब कॉन्टिनेंट के वजूद में आने लगे। ठीक है, और उस वक्त वहाँ पर जो राजा होते थे वो किस तरह से एक्नॉलेज करते थे उन सभी को, लैंडलॉर्ड्स को या वॉरियर चीफ को, अपने सबॉर्डिनेट्स के तौर पे या समानताज के तौर पे। मैं बताऊं कि जैसे अगर 2 पर्सन है, ठीक है, ए और बी, तो अगर बी सबॉर्डिनेट है ए का, इट मीन्स कि ए इज मोर पावरफुल देन बी, यानी ए के पास ज्यादा ताकत है बी के मुकाबले, तो बी क्या हुआ, सबॉर्डिनेट हुआ। तो लैंडलॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ को, जो उस जगह के जो किंग होते थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स या समानताज के तौर पे एक्नॉलेज करते थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उन सभी से, लैंडलॉर्ड से या वॉरियर चीफ से एक्सपेक्ट किया जाता था, उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के लिए, ठीक है, गिफ्ट या तोहफे वगैरह लेकर के आए, दरबार में हाजिर रहें और मिलिट्री सपोर्ट दें जब भी जरूरत पड़े। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात हो रही है पॉइंट नंबर 4 में कि जैसे ही समानता या सबॉर्डिनेट्स जो थे, अगर उनके पास ताकत और दौलत आ जाती थी तो वो खुद को महासमानता या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, बता देते थे। इसका मतलब है कि उस इलाके में सबसे ज्यादा मतलब पावर इनके पास है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। ठीक है, यानी उस रीजन का ग्रेट लॉर्ड। चलें, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 में, कभी कभी वो जो जिनके अधीनस्थ वो रहते थे, यानी जिनके वो सबॉर्डिनेट होते थे, उनसे वो खुद को आजाद भी बता देते थे कि हम उनसे आजाद हैं। ठीक है, इस तरह का ही एक चीज देखने को मिला। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूताज इन द डेक्कन, यानी पॉइंट नंबर 6 में हम लोग जो देख रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूताज जो डायनेस्टी थी वो भी इस तरह से ही देखने को हमें मिली, क्योंकि पहले वो चालुक्य डायनेस्टी के सबॉर्डिनेट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, इन द मिड 8th सेंचुरी, यानी 8वीं सदी के मध्य में, ठीक है, मिडिल में, दांती दुर्ग एक जो है राष्ट्रकूता चीफ था, राष्ट्रकूता सरदार था। ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, यानी चालुक्य ओवरलॉर्ड को उसने हराया। ठीक है, और एक रिचुअल परफॉर्म किया। रिचुअल को आप हिंदी में कह सकते हैं अनुष्ठान। एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्या गर्भा, जिसको द गोल्डन वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस रिचुअल्स के बारे में बात हो रही है पॉइंट नंबर 9 में, कि जो भी इस रिचुअल को परफॉर्म करता था, अगर वो विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, अगर इस तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा, ठीक है, भले ही वो मतलब बाय बर्थ जो है क्षत्रिय ना हो, ठीक है, लेकिन इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय, यानी रीबर्थ में उसको क्षत्रिय में वो अपने आप पैदा होगा, मतलब क्षत्रिय में वो पैदा होगा। इस तरह की चीजें हैं अगर वो रिचुअल परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। चलें, पॉइंट नंबर जो 10 है उसमें ये बताया जा रहा है कि इन अदर केसेस, यानी दूसरे केसेस में क्या होता था कि जो इंटरप्राइजिंग फैमिलीज जो होती थी ना, वो क्या करते थे, यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स, यानी मतलब अपनी जो है सत्ता कायम रखने के लिए, कायम करने के लिए वो मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आगे एक जो बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 11 में, उसको ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे कर्नाटका के हैं कदम्बा मयूर शर्मन और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र।
ठीक है, ये ब्राह्मण्स थे, लेकिन इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को गिव अप कर दिया और हथियार उठा दिया, टुक टू आर्म्स, और फिर इन्होंने सक्सेसफुली अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। कादम्बा मयूर शर्मन कर्नाटका में और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र राजस्थान में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि ये कब बनाया गया होगा, राष्ट्रकूटा पीरियड में बनाया गया होगा। यहाँ पर ये मैन लॉयन को दिखाया गया है। ठीक है, वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लॉयन। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से नया टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी राज्यों में जो प्रशासन है उससे रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें यह बताया जा रहा है कि इनमें से कई जो नए राजा थे वो बहुत ही बड़े बड़े और भारी भरकम टाइटल्स का इस्तेमाल करते थे खुद के लिए, जैसे महाराज अधिराज, ठीक है, यानी ओवरलॉर्ड द किंग्स, ग्रेट किंग, फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, यानी 3 दुनिया के मतलब राजा या लॉर्ड। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है कि मतलब इस तरह से वो कहते तो थे, लेकिन वो अपनी सत्ता जो है साझा करते थे, मतलब पार्टनरशिप, मतलब सबके साथ वो मिल करके बांटते थे। जैसे उनमें से कौन कौन से लोग थे? इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर। ठीक है, शेयर्ड पावर यानी पावर को शेयर करते थे विद देयर समानताज as well with associations of peasants, traders and brahmins, यानी जो किसान के या व्यापारी के या ब्राह्मण्स के जो एसोसिएशंस होते थे ना, उनके साथ भी वो पावर शेयर करते थे। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह के जो स्टेट्स होते थे ना, रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, यानी जो संसाधन होते थे वो वहां पर जो प्रोड्यूस होते थे, तो उन जो प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे वो संसाधन इकट्ठा करते थे। ठीक है, कभी उनको मनाया जाता था, कभी उनसे मतलब उनको प्रेशराइज किया जाता था कि आप हमें दें। दैट इज peasants, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है कि कभी कभी जो मतलब कलेक्ट कर रहा होता था टैक्स उनसे, ठीक है, लगान के तौर पे, रेंट के तौर पे, वो बोलता था कि हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ही जो है जमीन के मालिक हैं यहाँ पे। और ट्रेडर्स और रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो ट्रेडर्स से भी किया जाता था। और इस तरह के नेक्स्ट पॉइंट में है कि इस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल फिर जो किंग्स के एस्टैब्लिशमेंट होते थे उनमें किया जाता था, और इसके साथ साथ मंदिरों के या किलों के निर्माण में किया जाता था। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 है कि कभी कभी इस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस तरह की जंग को भी करने में किया जाता था जिस जंग से किसी वेल्थ के मिलने की उम्मीद होती थी, दौलत के मिलने की उम्मीद होती थी, या फिर अच्छे खासे जमीन के मिलने की या ट्रेड रूट्स के कब्जे में आने की उम्मीद होती थी। ठीक है, द फंक्शनरीज, जो पॉइंट नंबर 7 है, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि इस तरह के जो फंक्शन होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो रिक्रूट होता था जनरली एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। ठीक है, कि ये बना, चलो इसके बाद अब ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और ये पोजीशन जो होता था ना वो हेरिडिटरी होता था, जैसे बाप है तो फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से। चलें, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। और इसी तरह की चीजें आर्मी में भी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई लेफ्टिनेंट है तो फिर उसका बेटा भी लेफ्टिनेंट, इस तरह से, मतलब एक मिसाल के तौर पर है। चलें, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। और कई सारे केसेस में, कई सारे मामले में ऐसा भी देखने को मिला कि जो किंग के जो क्लोज रिलेटिव होते थे वो भी इस तरह के पोजीशंस में मतलब उनको पोजीशंस इस तरह की दी जाती थी। ओके, यहाँ पर न्यू टॉपिक है 400 टैक्सेस। फर्स्ट पॉइंट है दिस, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो चोलास का जो इंस्क्रिप्शंस मिला है जो तमिलनाडु में जिन्होंने रूल किया था, उसमें जो है 400 टर्म्स यानी 400 अलग अलग शब्द देखने को मिले हैं अलग अलग तरह के टैक्सेस के लिए। ठीक है, उसमें फिर बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट में कि सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली जो अक्सर मेंशन किया गया था टैक्स, उसका नाम था वेट्टी। और इसमें ये क्या होता था कि कैश के तौर पे टैक्स नहीं होगा, वो लेबर करवाएगा, यानी मजदूरी करवाएगा, काम करवाएगा। ठीक है, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड कादामाई और लैंड रेवेन्यू। ठीक है, एक वेट्टी हो गया जिसमें आपको पैसे नहीं देने हैं, आपसे काम लेगा वो। ठीक है, दूसरा है कादामाई यानी लैंड रेवेन्यू, यानी जमीन की से रिलेटेड ये टैक्स आपको देना है। थर्ड पॉइंट है देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी etc। मतलब हर चीज में ऑलमोस्ट टैक्स होता था। ठीक है, यानी अगर घर को मतलब छज्जा ढा रहे हैं अगर उस तरह से मतलब तो भी टैक्स देना है। फिर अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए, नारियल के पेड़ पे, पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए, ठीक है,
तो भी आपको टैक्स देना है। अच्छा, सेस का मतलब भी टैक्स लिया जाता है, तो असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, यानी फैमिली प्रॉपर्टी को अगर सक्सेशन करना है, आगे देना है, तो उसके लिए भी टैक्स देना है आपको। टैक्स का मतलब जिक्र है, ठीक है। चलें, यहाँ से जो है न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्ति के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें तारीफ की जाती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब तारीफ हो रहा है तो सही ही हो, ठीक है। कभी कभी लोग मतलब भावना में भी बह जाते हैं, तारीफ थोड़ी झूठी भी हो जाती है, राइट। तो प्रशस्ति में राजा महाराजा के तारीफ में चीज़ें लिखी जाती थी। तो यही फर्स्ट पॉइंट है, प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, यानी प्रशस्ति में डिटेल्स होते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सारी सही हो सकता है वो गलत भी हो, ठीक है। लेकिन इससे सेकंड पॉइंट में है कि लेकिन इससे एक बात जाहिर होती थी कि इससे हमें ये पता चलता है कि राजा खुद को किस तरह से डिपिक्ट करवाना चाहते थे, किस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट करवाना चाहते थे, बताना चाहते थे। जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब वैलियंट या विक्टोरियस वॉरियर, यानी बहुत ही अच्छे योद्धा के तौर पे, मिसाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्नेड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये लर्नेड ब्राह्मण, यानी जो अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, उनके जरिए कंपोज किया गया था, जो ओकेजनली हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। पॉइंट नंबर 4 है, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो राजा क्या करते थे, अक्सर जो है इन सभी को जो गिफ्ट के तौर पे या मतलब खुशी में कुछ अगर देते थे, ग्रांट करते थे, तो वो रिवॉर्ड के तौर पे जब देते थे तो वो जमीन देते थे वो, ठीक है, ग्रांट्स ऑफ लैंड। पॉइंट नंबर 5 है, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, ठीक है। तो ये जो है जब जमीन जो है ग्रांट अगर दिया जा रहा राजा की तरफ से रिवॉर्ड के तौर पे ब्राह्मण्स को, तो उसको एक कॉपर प्लेट में रिकॉर्ड किया जाता था, और ये उनको दिया जाता था जो उसको रिसीव कर रहे हैं, जिनको राजा ने कहा है कि चलो ठीक है, इनको मतलब जमीन दे दी जा रही है, तो वो प्लेट, कॉपर प्लेट उनको दिया जाता था, उस पर रिकॉर्ड रहता था वो सारी चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir, ठीक है। तो अनयूजुअल चीज़ है कि यहाँ पर बताई जा रही है जो 12th सेंचुरी में हुई एक संस्कृत पोएम से रिलेटेड, जिसमें उस राजा के इतिहास को बताया गया है जो कश्मीर में रूल करते थे। तो इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड काल्हण, ठीक है। तो काल्हाना आप कह सकते हैं, तो वो जो है काल्हाना नाम के एक ऑथर के जरिए कंपोज किया गया था। तो उसमें वो अजीब क्यों कहा जा रहा है, अनयूजुअल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें वो क्रिटिसाइज किए हैं, ठीक है। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। पहले तो सोर्स की बात कर लेते हैं कि वो उन्होंने काफ़ी सारे सोर्सेज को देखा, जांच पड़ताल किया, उसके बाद लिखा, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट, यानी अपना अकाउंट लिखने से पहले वो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को देखा, डॉक्यूमेंट्स देखे, आई विटनेस अकाउंट्स को देखा और हिस्ट्रीज, अर्लियर हिस्ट्रीज को देखा, उसके बाद लिखा। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। यानी प्रशस्ति में तो तारीफ होती थी, लेकिन काल्हाना ने क्या किया था कि वो क्रिटिकल अपना व्यू प्रेजेंट करते थे उनके रूलर्स के, वहाँ के रूलर्स के बारे में और उनकी पॉलिसीज के बारे में कि वो किस तरह की पॉलिसीज अपनाते थे। चलिए यहाँ पर फिगर 2 दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी एक पेज पहले पढ़ा था, ग्रांट्स ऑफ लैंड के बारे में। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन 9th सेंचुरी। यानी ये 9th सेंचुरी के रूलर के जरिए बनाया गया ये कॉपर प्लेट का ग्रांट है, जिसमें जो दिखाता है ग्रांट ऑफ लैंड को, ठीक है। इसमें तमिल में भी और संस्कृत में भी लिखा जाता था, यानी कुछ हिस्सा तमिल में और कुछ हिस्सा, कुछ जो सेंटेंस या कुछ जो चीज़ें होती थी वो संस्कृत में, ठीक है। 2 लैंग्वेज, तमिल और संस्कृत। तो इसमें आप एक रिंग देख सकते हैं, द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स, पॉइंट नंबर 3, द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। यानी जो रिंग है उसमें जो होल्ड किया हुआ है प्लेट, ठीक है, जो वहाँ पर एक रॉयल सील भी लगा है, तो ये इसलिए ताकि इससे पता चले देखने वाले को कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट, नया एक टॉपिक है, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, मेनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिज। यू रेड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर, ठीक है। तो कई रूलर ने उनके अचीवमेंट को प्रशस्ति में मतलब प्रेजेंट किया है, डिस्क्राइब किया है। और प्रशस्ति के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट ईयर क्लास 6 में, गुप्ता रूलर के बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग एज फॉलोज।
ये बताया जा रहा है कि एक प्रशस्ति इस तरह से जो है संस्कृत में लिखी गई है, जो कहाँ पे मिला है हमें, ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिला है, जो कि एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट, उसके जरिए नागभट्ट जो है एक प्रतिहार किंग था, उसके जरिए एक्सप्लॉइट्स जो था उसको वर्णन किया गया है, उसको बताया गया है एज फॉलोज, जो नीचे दिया गया है। ठीक है, जो पहला फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर में, द किंग्स ऑफ आंध्रा सैंधवा यानी सिंध, विदर्भा यानी जो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जो है, एंड कलिंगा जो कि उड़ीसा का पार्ट था, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस, यानी जो राजा थे आंध्रा के, सैंधवा के, विदर्भा के, कलिंगा के, ठीक है, उन्होंने उनके सामने मतलब उसके सामने हार मान लिया था, एज ही वाज अ प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट है, ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। जो कन्नौज का जो रूलर था ना, हुक्मरान था, जो शासक था कन्नौज का, चक्रयुद्ध के नाम से, उसको भी मतलब उसने जीत लिया। ठीक है, ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा जो कि बंगाल का हिस्सा था, अनारता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराता फॉरेस्ट पीपल्स, तुर्क्स, वत्सा और मत्स्या, ये दोनों ही बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, यहाँ के राजाओं को भी उसने डिफीट किया था, हरा दिया था। ओके, यहाँ पे एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, यानी जमीन तो दी जाती थी, ठीक है, रिवॉर्ड के तौर पे, उसके साथ में क्या दिया जाता था। तो दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। ठीक है, तमिल सेक्शन जो है लैंड ग्रांट का, जो चोलास के जरिए दिया जाता था, उसका एक पार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है, वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस, यानी हमने जो है बाउंड्री बना दी अच्छे से, मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स, और इस तरह से क्या है, एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस, यानी कांटेदार झाड़ियां भी लगा दी हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स, तो क्या क्या चीजें होती थी जमीन में, ये आप देखें, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, ठीक है, यानी ऐसे पेड़ जिसमें फल थे, ठीक है, पानी, जमीन, बागीचा, एंड ऑर्किड्स, ट्रीज, दूसरे पेड़ पौधे वगैरह, कुएं वगैरह होते थे, फिर खाली जगह भी होती थी, ओपन स्पेसेस, फिर पास्चर लैंड, यानी जहाँ पे जानवरों को आप ले जाके चरा सकते हैं, एक गांव भी होता था, एंट हिल्स होते थे, प्लेटफॉर्म्स होते थे, कैनाल्स होते थे, डिचेज वगैरह होते थे, रिवर्स यानी नदियां होती थी, सिल्ट लैडन लैंड होता था, टैंक्स होता था, ग्रैनरीज होती थी, फिश पॉन्ड्स भी होता था, बी हाइव्स भी होता था, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता बोलते हैं ना, एंड डीप लेक्स, इतनी सारी चीजें होती थी जो लैंड उनको दिया जाता था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, यानी जो भी उस लैंड को रिसीव करता था वो उस लैंड से टैक्स वसूल कर सकता था, क्योंकि अभी उसकी हो गई है। Point number 4 है, he can collect the taxes imposed by judicial officers as fines, the tax on betel leaves, that on woven cloth as well as on vehicles, यानी वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था जो भी इम्पोज किया जाता था जुडिशियल ऑफिसर के जरिए फाइन के तौर पे, और बीटल लीव्स पर भी वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था, वोवन क्लोथ यानी सिले हुए कपड़े पर भी वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था, और गाड़ियों पर भी वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, he can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. मतलब अगर वो चाहता तो बड़े बड़े रूम बनवा सकता था, अपर स्टोरेज भी बना सकता था, ठीक है, पक्की ईंटों से भी बनवा सकता था अपना घर, और वो चाहता अगर उसको ऐसा लगता था तो वो अपना स्मॉल वेल्स भी, मतलब छोटा सा कुआं भी खुदवा सकता था, ठीक है, छोटा या बड़ा कुआं खुदवा सकता था, और अगर उसको ऐसा लगता था कि वो पेड़ पौधे भी मतलब प्लांटेशन करवा सकता था, और थॉर्नी बुशेस भी लगवा सकता था। अगर उसको जरूरत महसूस होती थी तो वो कैनाल्स यानी नहरें वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करवा सकता था इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, he should ensure that water is not wasted and that embankments are built, यानी उसको ये चीजें, इन सारी चीजों का ख्याल रखना होगा कि पानी जाया नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एम्बैंकमेंट जो है वो प्रॉपर बिल्ट हो सके। चलिए, तो यहाँ पे जो है न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, यानी ये टॉपिक का मतलब समझ लें, वॉरफेयर फॉर वेल्थ यानी दौलत के लिए जो जंग हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन, यानी जितने भी डायनेस्टीज हैं ना इसमें, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है अभी के 7वीं से 12वीं सदी के बीच नए जो डायनेस्टीज उभर के सामने आए, तो ये जितने भी डायनेस्टीज हैं ये स्पेसिफिक रीजन में बेस्ड हैं, ठीक है, एक ही जगह सब नहीं है, अलग अलग रीजन में है, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और सेम वक्त में ही वो दूसरे अलग अलग इलाकों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे।
इस तरह से ही एक पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया एक था जो कि सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली में था। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, यानी गंगा वैली में मौजूद एक सिटी है सिटी ऑफ कन्नौज, ठीक है। वो वहां पर जो है लोगों को मतलब अलग अलग लोगों ने कोशिश किया उस जगह को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, कन्नौज को। तो इसके लिए आगे बात हो रही है पॉइंट नंबर 4 में कि फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। यानी कई सदियों तक जो है जो रूलर्स थे, हुक्मरान जो थे, शासक जो थे, गुर्जर प्रतिहार के भी, राष्ट्रकूटा के भी और पाला डायनेस्टीज के भी, ये कंट्रोल करने के लिए कन्नौज पे हमेशा जंग करते रहते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे ये, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इनको डिस्क्राइब, इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब किया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। यानी त्रिमूर्ति कह सकते हैं, त्रिमूर्ति जो जद्दोजहद चल रही है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। क्लियर। पॉइंट नंबर 6 है रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, ठीक है। यानी जो रूलर्स थे, जो हुक्मरान थे, वो अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, और रिसोर्सेज दिखाने के लिए वो क्या करते थे, बिल्डिंग करवाते थे बड़े बड़े मंदिरों का। ओके। पॉइंट नंबर 7 है इसलिए क्या होता था कि जब कोई राजा दूसरे के मतलब राज्य पे कब्जा करने जाता था, हमला करने जाता था, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला टारगेट होता था टेम्पल्स वगैरह, क्योंकि वो उसके एक्सट्रीमली रिच होने की पहचान थी, उसके पावर का सिंबल था वो, तो उसी पर वो अटैक करता था। ओके। तो इस तरह से जो है पॉइंट नंबर 8, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। तो इस तरह का ही एक रूलर था जो कि अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था, जिसका नाम था सुल्तान महमूद। उसने लगभग 997 से 1030 यानी 997 से 1030 तक उसने हुकूमत किया और अपने जो उसका एरिया था उसको एक्सटेंड किया, अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का वहां तक। चलें, पॉइंट नंबर 10 है he raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ गुजरात। यानी उसने लगभग हर साल जो है रेड किया, यानी यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, और उसका टारगेट होता था जो कि बहुत ही मतलब अच्छा जो मंदिर होता था, वेल्दी टेम्पल्स जो होता था, बहुत धन दौलत वाला टेम्पल्स जो होता था, इंक्लूडिंग इसमें वो मंदिर भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, जो कि सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का। ओके, पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो वेल्थ यहाँ से लेके जाया गया महमूद के जरिए, तो वो गजनी शहर को बहुत ही बेहतरीन बनाने में वो इस्तेमाल किया गया, ठीक है। वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी ऑफ एट गजनी। Next, point number 12, Sultan Mahmud was interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. यानी वो जिन लोगों को उसने मतलब जीता था, हासिल किया था, तो उसके बारे में वो जानना चाहता था कि ये लोग जहाँ पर रह रहे हैं, चलो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करें अच्छे से, जिसके लिए उसने क्या किया था, एक स्कॉलर को रखा था, उसका नाम था अल-बिरूनी, ताकि वो एक अकाउंट लिख सके उस सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट का। तो ये जो अरबिक वर्क था, ठीक है, अल-बिरूनी ने क्या किया, अरबिक में लिखा था और उसका नाम रखा था किताब अल हिंद, ठीक है। और ये जो है अभी भी हिस्टोरियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, remains an important source for historians. Next है point number 14, he consulted संस्कृत scholars to prepare this account, और उसने संस्कृत स्कॉलर से भी कंसल्ट किया था, ठीक है, इस तरह के अकाउंट को लिखने से पहले। नेक्स्ट है point number 15, other kings who engaged in warfare include the Chahamanas, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer, ठीक है। यानी जो जंग करने वाले थे उनमें से चाहमनाज भी थे, ठीक है। वारफेयर इंक्लूड चाहमनाज, यानी चाहमनाज के भी राजा थे, जिनको बाद में चौहान भी कहा जाने लगा। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, ठीक है, जिन्होंने रूल किया जो इलाका है दिल्ली के और अजमेर के आसपास, वहां पर उन्होंने रूल किया था। पॉइंट नंबर 16 है they attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahadwals of western Uttar Pradesh, ठीक है। उन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करने की कोशिश की, एक्सपैंड करने की कोशिश की वेस्ट और ईस्ट में, तो वहां पर उनको अपोज का सामना करना पड़ा चालुक्य के थ्रू जो गुजरात के थे, और गहाड़वाल्स के थ्रू जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 17, द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वाज पृथ्वीराज III, यानी सबसे बेहतरीन जो चाहमना रूलर जिनको कहा जाता है उनका नाम था पृथ्वीराज III, जिन्होंने
1168 से 1192 तक मतलब हुकूमत किया था। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191। बट मजे की बात यह है कि इन्होंने डिफीट तो किया था, उसको हराया तो था सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में, 1191 में, लेकिन अगले ही साल उससे वापस हार गए थे 1192 में। ठीक है, चलें तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ओके, फिर इसके बचे हुए जो टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें और एक प्रॉपर शेड्यूल बना लें और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। और जिन भी नई चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन का भी एक स्लॉट उसके लिए, एक टाइम उसके लिए अलग से बना ले कि हाँ चलो ठीक है, अगर मैंने चैप्टर नंबर 2 आज पढ़कर फिनिश कर लिया तो अगले एक दिन में यानी अगले 24 घंटे में इसको एक मरतबा एटलीस्ट रिवाइज कर लूंगा और फिर अगले एक हफ्ते में एक मरतबा इसको रिवाइज कर लूँ। तो इस तरह से मतलब आप अपने हिसाब से जैसा आपको मतलब बेहतर लगता है तो शेड्यूल बना करके प्रॉपर रिवीजन भी करते रहा करें ताकि चीज़ें आपके जहन में ना हमेशा हो। वरना क्या होता है कि नई नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं तो पुरानी चीज़ें फिर आदमी थोड़ा थोड़ा भूलना भी शुरू कर देता है, भूलता चला जाता है। तो इसका भी ख्याल रखें। चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।